हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे आपको देख एक्सरसाइज जो था आपका 4.3 था। और जो आपका चैप्टर था वो आपका था कि हम लोग जो था वो द्विघात समीकरण था। क्या था? द्विघात समीकरण। तो हम लोग द्विघात समीकरण में आपका 3 एक्सरसाइज था। जो चैप्टर नंबर 4 था उसमें आपका 3 एक्सरसाइज था। क्या? 4.1, 4.2 और 4.3। हम लोग तीनों चैप्टर को काफ़ी अच्छे से देख लिए हैं। और उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि शायद इसमें जो नया बुक आया है उसमें आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताए गए हैं वो थोड़ा अलग टाइप के हैं। तो मैं पुराने बुक में जो भी क्वेश्चन बताया गया था वो वाला क्वेश्चन कराया हूँ। और पुराने बुक में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको जो है वो क्वेश्चन जो कर लेंगे तो आप लोग नए वाला बुक में क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। मुझे इतना विश्वास है, क्योंकि नए वाला क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है। नए वाला बुक में जो आपका एक्सरसाइज 4.3 जो क्वेश्चन कराए उसमें उतना भारी क्वेश्चन है, सिंपल एकदम दिया है। अगर आप पुराने वाले बुक का एक्सरसाइज 4.3 कर लेते हैं तो आसानी है कि नए वाला बुक में का जो एक्सरसाइज 4.3 है आसानी से कर लेंगे, ये मेरा वादा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन कराए हैं 4.3 में आपको सारे के सारे क्वेश्चन आए होंगे। देखिए, हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि लैंग्वेज वैसे आप डरिए मत। लैंग्वेज के 2 से 3 बार पढ़िए, 3 से 4 बार पढ़िएगा, आसानी से आपको पता चल जाएगा। वही है कि ये ट्रेन इतना दूरी तय करती है। ऐसे सब सिंपल क्वेश्चन है कि ये ट्रेन मान लीजिए इतना दूरी तय करती है तो उसको समय मान लीजिए कि 1 घंटा में 4 किलोमीटर चलती है। तो बताइए कि उसके मान लीजिए कि बथुआ से लेकर मान लीजिए सिवान से लेकर गोपालगंज जाने में वो 40 किलोमीटर दूरी कितना समय में तय करती है। तो ये सब वहाँ पर आपको समय निकालना होता है, कितना समय लगेगा सिवान से लेकर गोपालगंज जाने में। तो ये सब छोटी छोटी क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन को आसानी तरीके से पढ़ेंगे, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि क्या करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। और ऐसे भी क्वेश्चन देता है कि मान लीजिए कि किसी लड़के का उम्र उसके माँ के उम्र से उसकी माँ की उम्र से इतना वर्ष कम है। तो बताइए 5 साल बाद लड़के की उम्र इतना हो जाएगा तो उसकी माँ की उम्र कितना होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये भी काफ़ी सिंपल है, हम भी बताए थे कि कैसे कैसे क्या क्या निकालना होता है। सबसे पहले मानना होता है कि किसको माने। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए एक आयत है, बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। मान लीजिए बोलता है कि एक आयत है, ठीक, यहाँ पर हो गया आयत, और बोल रहा है कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो बताइए इसमें मानेंगे किसको? सबसे पहले इसमें मानना, और लास्ट में कहता है कि दोनों विमाएँ ज्ञात कीजिए, मैंने लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे सिंपल आपको होता है कि इसमें लंबाई को माने कि चौड़ाई को माने। और क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लीजिए एक आयत है और उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसमें माने किसके? मान लीजिए कि आपका क्या होता है, सिंपल में जानते हैं कि आपका क्या होता है, लंबाई होता है, ठीक, और ये आपका होता है चौड़ाई, ठीक। ये आपका होता है लंबाई, ये आपका चौड़ाई। बोल रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है तो किसको मानेंगे? कौन अधिक है? 4 कौन अधिक है? तो चौड़ाई 4 अधिक है। तो इसका मतलब लंबाई को मानना पड़ेगा ना। चौड़ाई 4 अधिक है, इसका मतलब किससे? लंबाई से। तो लंबाई को हम मानेंगे। तो मान लीजिए लंबाई को जब x मानेंगे तो अभी तो चौड़ाई आपका x+4 होगा। तो अभी तो मैंने बोला था क्वेश्चन में कि चौड़ाई जो है लंबाई से 4 अधिक है। तो ये आपका चौड़ाई x हो गया, तो लंबाई से 4 अधिक है तो आपका x+4 हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका सिंपल से क्वेश्चन है। बस यही है कि आपको सही तरीके से पता होना चाहिए कि हमको कैसे क्वेश्चन करना है, किसको मानना है। तो ये आपका था। जैसे देता है कि मान लीजिए कि ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका मीरगंज है, ठीक, और ये आपका गोपालगंज है। इसके बीच की जो दूरी है आपका 60 किलोमीटर है, ठीक। इसके बीच की जो दूरी है 60 किलोमीटर है। तो मान लीजिए यहाँ से बाइक से हम जाते हैं तो इतना समय लगता है, ठीक, और हम बस से जाते हैं तो मान लीजिए जो भी समय लगता है। तो आपको कहता है कि मान लीजिए बाइक से जाते हैं तो आप सिंपल है कि अगर मान लीजिए ट्रेन से बात करते हैं और ट्रेन से बात करते हैं और सवारी गाड़ी से बात करते हैं। एक ट्रेन में 2 गाड़ियाँ होती है, एक सवारी होती है, एक एक्सप्रेस होती है। चलिए एक्सप्रेस से और सवारी गाड़ी से बात करते हैं, क्योंकि जानते हैं एक्सप्रेस ज़्यादा तेज़ चलती है और सवारी गाड़ी धीरे चलती है। इसका मतलब एक्सप्रेस अगर तेज़ चलती है तो ये जो 60 किलोमीटर है कम समय लेगा, किससे? सवारी गाड़ी के तुलना में। सवारी गाड़ी के तुलना में ये कम समय लगेगा। तो वहाँ पर बोलता है कि बताइए कि जो सवारी गाड़ी का औसत चाल है, चाहे आपका रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो ज्ञात करना है।
कितना समय में वो आपको ले जाता है। तो ये आपको ऐसे छोटे छोटे आपको क्वेश्चन याद करना है, बस वहाँ पर फार्मूला ये लगा देना है कि जो भी फार्मूला आपको आता है तो लगा देना, वहाँ से वो निकल जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमको कराए थे आपको एक्सरसाइज 4.3 में वो आपको टोटल क्वेश्चन आपको आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर से क्वेश्चन को, अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। और हम लोग आज देखेंगे अपने अगले एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, मैथ में ही देखेंगे। मैथ का जो चैप्टर है हम लोग देखते हैं चैप्टर 4 को। चैप्टर जो है आपका चैप्टर आपका देखते हैं 5। और जो चैप्टर आपका जो 5 है या एम बुक जो आपका क्या है NCERT। कौन सा बुक है आपका? NCERT आपका NCERT बुक है। और ये आपका जो क्लास है, अब को लिख दें कि यहाँ पर जो क्लास है, हम क्लास क्या कौन सा देख रहे हैं? क्लास 10th। आपको तो पता ही होगा, क्लास 10th हम देख रहे हैं NCERT बुक मैथ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते क्या है आपका? मैथ है, ठीक, मैथमेटिक्स देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग देख चुके थे एक्सरसाइज जो आपका चैप्टर था, पहला चैप्टर परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को भी देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हम आपसे बताए थे, संख्याएं था ये शायद परिमेय संख्याएं। तो हम बताए थे कि इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वो भी बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम बताए थे। आपका पहला चैप्टर था, ठीक। दूसरा आपका जो चैप्टर था वो आपका था बहुपद पोलिनोमियल। तो जो बहुपद था इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 6-7 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम यहाँ पर ये भी बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुपद में। और जो आपका तीसरा चैप्टर था, ये आपका पहला दूसरा हो गया। और तीसरा चैप्टर क्या था? 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्या था आपका? 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। और जो आपका चौथा चैप्टर था, यहाँ पे लिख देते हैं चौथा चैप्टर हम लोग हाल ही में पढ़े हैं, जो अभी ख़त्म करके आ ही रहे हैं। क्या था? द्विघात समीकरण। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में, इससे भी बता दें आपके बोर्ड एग्जाम में जो रैखिक समीकरण, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग आपको ये भी, इसको भी 7 ले लीजिए। देखिए हम 7 नंबर 8 नंबर ऐसे बता रहे हैं क्योंकि ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन दुगुना करते हैं तो दुगुना क्वेश्चन के हिसाब से बता रहे हैं। तो ये भी आपको मान लीजिए, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में 7 या 8 नंबर क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ लेता है अगर लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको 5 नंबर से पूछेगा लैंग्वेज वाले में, ठीक। तो ये हम लोग सारे देख लिए थे। अब हम लोग देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5। और जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 लिखे थे। और चैप्टर नंबर 5 को हम बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 5 है वह आपका है क्या? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको चलिए छोटा जी बना देते हैं। तो ये आपका हो गया, यही आपका जो 5वां नंबर चैप्टर है, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये भी काफ़ी इजी है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ये आपका इस वीडियो में हम इसके बारे में केवल इंट्रोडक्शन देंगे कि कौन सा फार्मूला आएगा, फार्मूला में कोई भी पद है तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका पहले यहाँ समांतर श्रेणी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि क्वेश्चन की समांतर श्रेणी असल में कहते किसे हैं। तो समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, तो चलिए हम करते हैं क्या कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं? डिफिनीसन निकालते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं किसके नाम से जाना जाता हूँ, मेरा जो पहचान है किसके नाम। जैसे पूछे कि आपका पहचान क्या है, तो आप अपना पहचान क्या बताइएगा? आप अगर सही मायने में बताना चाहते हैं तो हमारा जो पहचान है वो अपना नाम बताकर उसके बाद तुरंत बताना पड़ेगा कि मैं इनके लड़का हूँ, ठीक। तो जैसे मेरा पहचान कोई पूछे तो मैं बोलूँगा प्रिंस कुमार, और मेरे पापा का नाम है गोविंद शर्मा, और मेरी मम्मी का नाम है लीलावती देवी। तो ये बताना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप जानते हैं कि समांतर श्रेणी की बात कर रहा हूँ और समांतर श्रेणी के अंतर्गत जो एग्जाम्पल लूँगा तो ये एग्जाम्पल है, इसी को डिनोट करेगा।
इसका तो मैं कहाँ ले जाऊँगा और पापा के पास, और पापा के वजह से ही मेरा हुआ है जन्म। तो इसके वजह समांतर श्रेणी की वजह से इसका जो एग्जाम्पल होगा वो उसका जन्म होगा। और जब एग्जाम्पल लेंगे तो किसका ही होगा, समांतर श्रेणी का होगा। तो एग्जाम्पल से क्या करते हैं, डिफिनीशन निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। तो मान लीजिए आपके सामने होगा कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कर देते हैं, ठीक। और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा नंबर भाई आपका 3, 5, 9, 11, तो ऐसे ले लीजिए, ठीक। डॉट डॉट करके आपका इनफाइनाइट तक, ठीक। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर आता है कि पूछता है कि मान लीजिए इसे यह समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको डिफिनीशन निकालने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब यहाँ पर जानते हैं कि जो आपका 2 है ये आपका क्या है, प्रथम पद है, और ये आपका क्या है, सेकंड पद है। तो इसको मान लीजिए प्रथम पद को हम लोग मान लेते हैं ए, ठीक, A1 मान लेते हैं। सेकंड पद को मान लेते हैं क्या, A2, ठीक। तो 1 मिनट फिलहाल में इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएं। और ये आपका क्या हुआ, प्रथम पद, इसको मान लीजिए A1। और ये आपका क्या हुआ, सेकंड पद, इसको मान लिया हम A2। ये आपका क्या हुआ, थर्ड पद, तो इसको मान लेंगे A3। और ये आपका क्या हुआ, फोर्थ पद, इसको मान लेंगे क्या, A4। ये आपका क्या है, A5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इनफाइनाइट तक यहाँ n तक मान लेते हैं, n पद तक, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AN, ठीक। तो अब आपसे पूछें कि आपका 2 क्या है, प्रथम पद, और जो आपका 4 है द्वितीय पद। तब यहाँ पर आता है कि डिफिनीशन क्या होगा समांतर श्रेणी का। तो बोलता है कि 2 क्रमागत पद, जैसे 2 क्रमागत, यहाँ पर क्रमागत संख्या है, तो माने 2 क्रमागत पदों के अगर सार व अंतर समान आता है तो क्या होगा, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी 2 क्रमागत पदों का सार व अंतर, माने 2 क्रमागत, मान लीजिए क्रमागत माने मान लीजिए कि यहाँ पर संख्या है 1, 2, 3, 4 जैसे लगातार हो, ठीक। तो वो आप मैंने चलते जा रहा है, ये नहीं कि एक क्रमागत पद नहीं हो, कम से कम 2। तो 2 क्रमागत पदों की मैंने 2 क्रमागत पदों का सार व अंतर। अब सार व अंतर क्या होता है, सार व अंतर अगर आपका क्या हो कि समान हो तो उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। वो आपका जो एग्जाम्पल होगा समांतर श्रेणी में होगा, क्या होगा, उस एग्जाम्पल आपका समांतर श्रेणी में होगा। तो ये आपका था। तो जैसे मान लीजिए कि यहीं पे आपका है, तो अब यहाँ से अब 1 मिनट इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, इस सारी चीज़ को मिटा देता हूँ। इसको मैं मिटाना चाहता हूँ क्योंकि लिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। मान लीजिए आपको, देखिए मान लीजिए अब एक आता है कि सार व अंतर। जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशियल क्या हो रहा है कि 2 क्रमागत पदों के जो सार व अंतर है अगर समान होता है, सार व अंतर, तो 2 क्रमागत, मान लीजिए एक पद ये हो गया, एक पद ये दिया, तो यहाँ पर जो बोल रहा है इसके बीच में जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं सारवांतर। क्या बोलते हैं, सारवांतर, सारवांतर, जिसे हम लोग डी द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल डी द्वारा, चाहेंगे तो स्मॉल डी भी लिख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे स्मॉल ए ले रहे हैं तो इसलिए स्मॉल डी द्वारा, तो इसी को बोलते हैं सारवांतर। इसका मतलब क्या, ये 2 क्रमागत पद है, तो बोल रहा था इसका जो अंतर मन क्या होता है, घटाव, कि इनके बीच में जब घटाते हैं तो इनके बीच में जो अंतर जो है समान होगा हर एक पद में, तो हम उसी को बोलेंगे क्या, कि ये समांतर श्रेणी में पद है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, और जो D1 बराबर होता है यहाँ पर, मान लीजिए D1 निकालेंगे, D1 बराबर होगा आपका A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, क्योंकि अब क्या है, बड़ा पद है तो छोटा पद घटा देंगे, तो A2 माइनस A1। इसे सब बोलें कि आपका अगर D2 बराबर क्या होगा, तो आपका होगा A3 माइनस A2, ठीक। अगर पूछे कि D3 बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको बोलेंगे A4 माइनस A3, तब यहीं पर आता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि D, अब यहाँ पर D1 बराबर कितना हो जाएगा, D1 बराबर, तो यहाँ पर D1 बराबर कितना हो जाएगा, A2 में से A1 घटाएंगे तो 4 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। चलिए इसको भी देख लें, D2, तो D2 अब इसके लिए, तो ये आपका क्या है, D2 है, ठीक, और ये आपका D1 था, ठीक। तो जब D2, तो D2 क्या कहता है कि A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 में से A2 को घटाएंगे, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 में से A2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 6 में से आपको 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, आपका 2 ही मिलेगा। अब मान लीजिए आप यहाँ बोला D3, तो ये आपका 6 और 8 के बीच में जो अंतर होगा उसको बोलेंगे D3, और D3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो D3 बराबर क्या हो जाएगा, बोलता है कि फॉर्मूला में D4 माइनस D1, D3, तो D4 माइनस D3, तो D4 में क्या है आपका 8 है, 6 है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 6 हो जाएगा तो आपका 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबका जो अंतर है 2 आ रहा है, क्या है, समान अंतर। तो जब समान अंतर है इसी को बोलेंगे समांतर श्रेणी में है। अब अगर सारवांतर बोले था कि डिफिनेशन क्या बोला है कि 2 क्रमागत पदों का सारवांतर, 2 क्रमागत पदों का अगर सारवांतर D,
डी यहाँ पर निकाल दिए। तो डी अगर समान आता है तो वह आपका जो श्रेणी में जो पद है वो आपका क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा, समांतर श्रेणी कहलाएगा। तो आपका यही समांतर श्रेणी था और मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपका डी है वो भी पता चल गया होगा। और डी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर डी को सार्वधातुक, और ए जो है हमारा, ए जो हमारा ए, और सिंपल में देखा जाए तो ए जो हमारा होता है, तो हमारा ये क्या होता है, अब इस पर डिपेंड करता है कि वो जो पद है कौन सा पद लें। एवन ए अगर सिंपल में देखा जाए तो ए जो है ये हमारा क्या है, प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद, ए को हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, माफ़ कीजिए पद। और डी जो होता है आपका, तो यहाँ पर 1 मिनट देखिए, 1 मिनट आपको अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है आपका, फार्मूला जो आपका होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही आपका फार्मूला एक होता है। अब जो यहाँ पर ए एन होता है ये आपका होता है अंतिम पद, अंतिम पद, और जो ए होता है आपका होता है प्रथम पद, प्रथम पद, और जो एन है आपका क्या है, ये आपका क्या है, पद है, पदों चाहे पद की संख्या बोलते हैं, पद की संख्या, ठीक। और जो डी है आपका क्या है, सार्वधातुक है, क्या आपका सार्वधातुक है। तो ये आपका था। तो यहाँ पर एक चीज़ आता है आपका कि ये जो फार्मूला है कैसे आया है, ये जो फार्मूला ए एन बराबर क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 जो डी कैसे आया है, और मुझे पूरा भी जैसे कि आपको समझ में आ गया। चलिए यही सब क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो यहाँ मिटा देते हैं इसको और इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए फार्मूला को देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखे थे क्या आपका, यहाँ पर मान लीजिए क्या है, 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, एग्जाम्पल में 2 4 6 8 आपका 10, यहाँ ज़्यादा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा n, ठीक, n हो गया। तो उस हिसाब से जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं A2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं A3 बोलते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो इसको आप क्या करिए, इसको A मान लीजिए, ठीक, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका A1 कर लीजिए, और ये आपका क्या हो गया A2, ये आपका क्या हो जाएगा A3, ये आपका क्या हो जाएगा A4, ठीक। और ऐसे जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा AN, होगा कि नहीं होगा, AN होगा कि नहीं होगा, तो ये आपका AN हो गया, ठीक। अब यहाँ से आपका आता है कि जानते हैं कि ये फार्मूला है, ठीक। अब बताइए कि सार्वधातुक क्या होगा। अगर मान लीजिए हम कि A निकालें, A निकालना चाहते हैं तो क्या होगा आपका सिंपल में A होगा, जो आपका A है। तो इसको क्या लिखेंगे कि हम अगर A लिखे तो इसे बोलेंगे A, तो यहाँ पर A हो गया। अब यहाँ पर जो A1 होगा, A1 क्या होगा, A प्लस डी कर देंगे, A प्लस डी। अब जानते हैं कि D क्या है, D क्या है आपका, तो हम ऐसे बताए थे कि जो D आपका था वो आपका था कि जब दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो वही हमारा D होता है, वही हमारा D होता है। तो देखिए यहाँ पर A क्या है आपका, A आपका 2 है, और यहाँ पर जो बोला है A1 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका A1 होगा कैसे, 4 आपको लाना है। A1 क्या है आपका 4 है, तो 4 कैसे आएगा, A क्या है आपका 2 है। और D कैसे निकालते हैं, यहाँ पर D, तो इसको हम क्या D, तो D कैसे निकालते हैं, तो करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरे पद में 4 में से जब 2 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 2 होगा, तो 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 आ जा रहा है। इसका मतलब आपका A2 क्या हो जाएगा, तो होगा A प्लस 2D, A प्लस 2D हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अब A का मान कितना है आपका 2 है, प्लस 2 है तो 2, और D का मान कितना है तो 2 आया था। तो यहाँ पर जब इसको करेंगे तो 2 दूनी कितना जाएगा आपका 4, और 4 2 कितना हो जाएगा आपका 6। तो आप देख रहे हैं कि जो तीसरा पद भी है A2 भी है, A2 भी आपका 6 आ गया। इसका मतलब ये जो सही है, ये जो चल रहा है ये वाला, ये सही हो रहा है। इसका मतलब अगर हम A4 पूछे, A4 तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D, A प्लस 3D। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि A प्लस, ये जो A4 के लिए जो है, A4 के लिए 3D हो रहा, सॉरी यहाँ पे A3 होगा, माफ़ कीजिएगा A3, 2 के बाद 3 आता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A1, 1 मिनट, यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर A1 ये होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा A1 A2 बराबर, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर A1 बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा A, क्योंकि A1 बराबर क्या हो जाएगा आपका A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस, A3 बराबर क्या हो जाएगा A3 बराबर A प्लस 2D, और A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका A4 बराबर का होगा A प्लस 3D।
देखिए ए यहाँ पर A1 बराबर होगा A2 बराबर A प्लस डी। तो A1 बराबर A कैसे हुआ, तो देखिए हम बता रहे हैं कि आपको दिक्कत होगा A1 बराबर, जैसे आप समझ रहे हैं कि A1 बराबर क्या, कि आपको हम लिखे हैं A और A क्या है आपका 2, तो A1 बराबर 2 कैसे हुआ, तो जानते ही हैं कि अब क्या होता है D1 बराबर क्या होता है, D1 बराबर आपका होता है A2 माइनस A1। तो यहाँ पर देखें D4 कितना 4 है और A2 कितना है, A1 कितना है 2, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और 2 क्या है आपका 2 है A, यही आपका क्या हो जाएगा A1। तो यहाँ से ये था आपका, तो इसी तरह देखेंगे। तो अब देखिए अब यहाँ पर चलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका A हो गया। अब देखिए अब ऐसे A4 बराबर क्या है A प्लस 3D, और यहाँ पर जब A का मान कितना है 2 है, प्लस 3 है, तो 3 इंटू डी का मान कितना है 2, और इसको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 8। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारा जो है पद ये सही चलते जा रहा है। तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे, इसको जोड़ते हम ले जाएंगे कहाँ तक, तो A प्लस क्या 2D प्लस A प्लस 3D A प्लस D, एक माफ़ कीजिएगा बढ़िया से लिख देते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए 1 मिनट क्या आ रहा है, यहाँ पर A है प्लस यहाँ पर क्या है A प्लस क्या है D, ठीक, फिर से प्लस A प्लस 2D, फिर से प्लस A प्लस 3D, डॉट क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कैसे, तो आप जानते हैं कि ये जो था आपका ये जो था ये आपका था A1, और ये जो आपका था यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किसका वैल्यू है, A2 का वैल्यू, देख सकते हैं यहाँ पर A2 का वैल्यू है। A2 बराबर क्या है A प्लस डी, A2 बराबर क्या है A प्लस डी, A1 बराबर क्या है A हम निकलवाए थे, तो A1 बराबर क्या है A है, और A2 बराबर क्या है A प्लस डी, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक का वैल्यू क्या है A3 का है कि नहीं, A3 क्या है A प्लस 2D, ठीक। अब आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू क्या है A प्लस 4D, ठीक। अब बताइए कि यहाँ पर 4 यहाँ पर बात कर रहा है A4, तो यहाँ पर कितना 3 हुआ है, यहाँ पर A3 बात कर रहा है तो A4 2 हुआ है, और यहाँ पर A2 की बात हो रहा था, यहाँ पर D क्या है कुछ नहीं, तो क्या है 1 है, तो 1 की बात हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे सिंपली तरीके से, तो हमारा क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है कि आप जानते हैं कि अगर A यहाँ पर है तो इसको A ऐसे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर A4 है तो इसको हम सिद्ध करते हैं कि A4 बराबर A प्लस 3D कैसे हुआ, तो A4 हुआ। तो देखिए आपका A4 तो यहाँ पर A है तो A लिख देते हैं प्लस 3। अब देखिए 3D कैसे हुआ, तो आप जानते हैं कि n क्या है आपका पदों की संख्या है, तो अगर यहाँ पर A4 की बात, यहाँ पर पदों की संख्या क्या है, यहाँ पर पदों की संख्या n से डिनोट करते हैं, यहाँ पर n है बीच में फॉर्मूला में, यहाँ पर n ही तो है, और यहाँ पर A है तो A है, ठीक। यहाँ पर n के जगह क्या है 4 है, और यहाँ पर A है तो यहाँ पर भी A हो गया, यहाँ पर क्या है n है, तो n के जगह कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, अब -1 इंटू डी, इसका मतलब A4 बराबर क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3 घटेगा 4 में से 3D। तो यहाँ पर प्रूफ क्या हो रहा है कि हम क्या कर रहे हैं कि अगर A4 की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे 4 में से जब 1 घटाएंगे तो 3 के रूप में आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको प्रूफ हो जा रहा है कि जो होगा आपका nवां पद जो होगा, यहाँ पर nवां पद था, तो nवां पद क्या होता है, यहाँ पर nवां पद था ना, ये तो आपका क्या था, ये आपका प्रथम पद था, ठीक। A1 ये आपका क्या था A2 A3 A4 ऐसे ही डॉट करके हमारा कहाँ था nवां पद तक था। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर देखने को आपको ये मिला है कि अगर यहाँ पर A3 की बात कर रहा है तो A प्लस 2D हुआ है, यहाँ पर A4 की बात कर रहा था A प्लस 3D हुआ है, और यहाँ पर A3 की बात कर रहा था A प्लस 2D हुआ। कैसे हुआ, 3 की बात कर रहा था 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2 होगा, 4 की बात कर रहा था 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा, यहाँ पर A2 की बात कर रहा था तो 2 में से जब 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होगा, D क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है, और यहाँ पर इसका मतलब an बराबर क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पर समझ रहे कि 4 में से यहाँ 4 था तो 4 में से 1 घटाए थे तभी तो डी में यहाँ पर A4 निकला था। तो इसका मतलब यहाँ पर n है तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 1 सबसे मत घटाते, तो हमारा यहाँ जो an बराबर मिल रहा है n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर जो प्रूफ हो रहा है फार्मूला। तो यही हमारा था प्रथम पद, और इसमें जो प्रथम पद है इसको क्या बोलते हैं आप जानते हैं। अब यहाँ पर an लिखे थे तो ये जब आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर अंतिम पद है, क्या है आपका अंतिम पद है, और यहाँ पर जो A है आपका जो A था आपका क्या था प्रथम पद था, यहाँ पर जो A है आपका क्या है प्रथम पद था। तो यहाँ पर 2 आपका जो प्रथम पद लिए ही थे, और यहाँ पर जो n क्या है पदों की संख्या है। आपको जो n मिल रहा है वो तो आपको पदों की संख्या है कि कितनी संख्या है, 2 है कि 3 है कि 4 है कि 5 है, तो ये हमको पदों की संख्या हो गया। और जो D है आपका क्या है शारवा अंतर है, मतलब 2 संख्याओं के बीच में अंतर है, वही आपका शारवा अंतर कहलाता है। तो ये आपका हो गया शारवा अंतर।
तो ऐसे आपका फार्मूला क्रिएट हुआ। आपका यहाँ से फार्मूला पता चल गया कि आपका एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और अगर मान लीजिए कि आपसे अगर सिंपल में यह भी पता चल गया कि अगर हम पूछे कि ए फोर बराबर, और इस फार्मूला से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ए बराबर ए एन बराबर क्या था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फार्मूला से अगर हम कोई भी पद निकालने के लिए कहते हैं, अगर मान लीजिए पाँचवा पद बोलते हैं, पाँचवा पद, ठीक, पाँचवा पद, तो पाँचवा पद तो यहाँ पर एनवा पद था, तो यहाँ पाँचवा पद, तो पाँचवा पद क्या हो जाएगा, ए फाइव। तो ए फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस यहाँ पर फाइव, यहाँ पर एन था तो यहाँ पर भी एन है, तो यहाँ पर फाइव है तो यहाँ क्या हो जाएगा फाइव माइनस वन इंटू डी। तो ए फाइव बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस फोर डी। तो ये फाइववा पद क्या हो जाएगा, अगर पाँचवा पद निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट सिंपल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस फोर डी। और कहीं भी कहता है अगर पाँचवा पद ज्ञात करने के लिए तो आपको ए प्लस फोर डी यहाँ पर लगा देना है। और इस तरह से बोल दिया कि आपको छठा पद ज्ञात करना है, छठवा पद, तो सिंपल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आपका फाइव डी, क्योंकि छठा पद 6 है, 6 में से 1 घटेगा तो वो 5 हो जाएगा, डायरेक्ट 5D हो जाएगा। तो ऐसे हम आसानी से ज्ञात कर देते हैं। और आपके क्या हुआ है कि ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल आपके बोर्ड एग्जाम में दिया है, सॉरी आपके इसी में दिया है, बुक में दिया है, माफ़ कीजिएगा बोर्ड एग्जाम बोल रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आपको देगा। इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इससे भी आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, काफ़ी ईजी है जैसे। और मैथ का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है 5.1, जो आपका पहला एक्सरसाइज जो है 5.1, उसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि उसमें जो आपका क्वेश्चन है वो है कि दे दिया है कि जो नीचे भी जो भी क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन में नीचे 4 आपका क्वेश्चन दिया है, और वहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो भी क्वेश्चन है उसको हम क्या करना है कि जांच करना है कि जो है वो सार्वधातुक है कि नहीं। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया, आपको आसानी से ज्ञात कर लेना। जैसे मान लीजिए हम ही आपको एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, बोलते हैं कि आप अगर 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आपको 10 मिनट लगता है। 1 किलोमीटर आप दूरी तय करते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक, तो 1 किलोमीटर, ठीक, 1 किलोमीटर हो गया, तो टाइम कितना लगा, 10 मिनट लगा, 10 मिनट, ठीक, मिनट लगा। अगर मान लीजिए हम फिर से बोले कि आप उसमें क्या करें कि 1 किलोमीटर और दूरी तय करें, तो आपको जो समय लग रहा है वो 5 मिनट और बढ़ जा रहा है। फिर से 1 किलोमीटर दूरी और तय कर रहे हैं तो जो समय है इसके बीच में 5 मिनट और बढ़ जा रहा है, 5 मिनट। फिर से आपसे बोले कि 1 किलोमीटर और दूरी तय करेंगे तो 5 मिनट और बढ़ जाएगा। फिर से बोले कि अगर 5 मिनट और दूरी तय करते हैं तो 5 मिनट और बढ़ जाता है। तो अगर पूछ दे कि यहाँ पर बताइए जो संख्या है कि ये सार्वधातुक है, ये समांतर है कि नहीं, समांतर है कि नहीं। तो आप अगर पूछेंगे कि प्रथम पद की जो आपका प्रथम पद है, प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर कितना समय लगा, 10 मिनट, ठीक। और फिर से दूसरा सिंपल, दूसरा 2 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर जानते हैं कि प्रथम 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट लगा है, और द्वितीय आपका दूसरी यहाँ से लेकर यहाँ तक के आपका 5 मिनट लगता है, इसमें 5 मिनट ऐड कर देंगे तो आपको लगा 15 मिनट। अगर तीसरा पद पूछे तो तीसरा में क्या करेंगे, 15 में आपका 5 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 20, तो आपका तीसरा होगा। और फिर से 15 में 20 में आपका 5 जोड़ देंगे तो आपका चौथा पद, पाँचवा पद, आपका पाँचवा पद मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको लगता है यहाँ पर पहला पद, यहाँ पर दूसरा पद, तो पहला पद को इसको सिंपल में A1 कहते हैं, इसको बोलते हैं A2। तीसरा पद यहाँ पर निकलेगा आपका 20, तो इसको बोलेंगे A3। और चौथा पद आपका निकलेगा A4 बराबर आपका आएगा 25, तो इसको बोलेंगे A4। अब यहाँ पर आपको पूछता है कि बताइए, ऐसे ही लैंग्वेज में दे देगा, आपको निकालना होता है और वहाँ से आपको पता करना है कि जो संख्या है वो आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो निकाल लेंगे आराम से A1। तो आपका D बराबर क्या होता है, तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करते हैं कि दो संख्याओं, क्रमागत संख्याओं का अंतर, माने सर्वांतर आपका क्या हो, समांतर हो। तो क्या, तो D बराबर सर्वांतर किसे निकालते हैं, D, सर्वांतर को किसे निकालते हैं, D बराबर सूचित करते हैं, D से सूचित करते हैं। और क्या होता है आपका D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। और D2 बराबर क्या होता है आपका A3 माइनस A2। आपसे बता दें कि कम से कम अगर किसी भी संख्या में, अगर किसी भी संख्या का अगर अंतर आप सिंबल बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी आपको दे दिया है
संख्या और पूछ रहा है कि इसमें देखिए कि माने समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो कम से कम आपको 3 पद पता होना चाहिए। 3 पद पता होगा तभी आपको सर्वांतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके 1 और 2 पद दे दिया, तो इसमें पूछेंगे कि सर्वांतर कितना है, तो यहाँ पर आप आसानी से नहीं बता सकते। कम से कम आपको 3 पद होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पर अगर तीसरा पद रहेगा तभी तो पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है और इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तभी आपको सर्वांतर पता चलेगा। तो कम से कम आपको 3 पद पता होना चाहिए। 3 पद पता होगा तभी हम क्या करेंगे कि सर्वांतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से जानते हैं कि ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 होता है, ये आपका A3 होता है। तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 और D2 बराबर क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2। तो इससे बस इसे घटाएंगे तो 1 आएगा और इससे इसमें से घटाएंगे तो आपका 1 आएगा। तो यहाँ पर जो सर्वांतर क्या है समान है। तो इसका मतलब ये जो पद है आपका समांतर श्रेणी में है। तो अगर कोई भी पद आप संख्या देखना चाहते हैं कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, कोई भी श्रेणी क्रम जो है वो आपको समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो कम से कम आपको 3 पद पता होना चाहिए। तो लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन दिया आपको वहाँ से कम 3 पद से 4 पद निकालना है। और जैसे आप 4 पद निकालेंगे तो वहाँ से आपको A1 A2 A3 मिल जाएगा, A4 मिल जाएगा, A5 मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डी का फार्मूला लगाकर देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि सर्वांतर है कि नहीं। अगर होगा तो आप बता देंगे कि सर्वांतर है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बोल देंगे कि नहीं हो रहा है। तो ये हमारा फिलहाल में इंट्रोडक्शन क्लास था, जो आपका चैप्टर नंबर जो आपका 5 था, तो उसका इंट्रोडक्शन क्लास था। और हम लोग कल फिर से मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 5.1 में, और हम क्वेश्चन को आसानी से करेंगे, काफ़ी इजीली वे में करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जो n वां पद जो था आपका n वां पद का जो फार्मूला A+n-1 तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।